दिव्यांश नाश्ता बनाकर कमरे में नेहा के पास आया और बोला, जल्दी से नाश्ता कर लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। नेहा ने घुटनों से अपना सिर उठाया और कहा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूं। दिव्यांश ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ नेहा? स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं घर पर ही रहूंगी। नेहा ने बेचैनी से जवाब दिया। उसका चेहरा उदास था। नेहा, मुझे परेशान मत करो। साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? दिव्यांश ने पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। ठीक है, पहले जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूं। जब नेहा बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धोने गई तो दिव्यांश ने बिस्तर पर खून के लाल धब्बे देखे। वह फौरन समझ गया कि नेहा को क्या हुआ है। जब नेहा मुंह हाथ धोकर लौटी तो दिव्यांश ने उसे प्यार से समझाया, तुम्हें पीरियड्स शुरू हो गए हैं। ये हर लड़की को होते हैं। तुम्हें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी बात सुनकर नेहा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। धूल उड़ाती हुई चार गाड़ियां अचानक एक झटके में गांव की पंचायत के सूखे मैदान में आकर रुकी। पूरा गांव हैरान था। वे सब गांव के अहम फैसले का इंतजार कर रहे थे, जिसने पिछले हफ्ते पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया था। जगदीश सिंह के दूसरे नंबर के बेटे अर्जुन सिंह का मर्डर हो गया था और वह बदला लेने के लिए तैयार थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और जगदीश सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गंभीरता से चलते हुए पास के पेड़ की छांव में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। पंचायत के सबसे बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से उठे। उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा था। उन्होंने हाथ के इशारे से कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। जगदीश सिंह तुरंत खड़े हो गए और सामने बैठे विजय यादव की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को जान से मार दिया है। अब अपने बेटे को हमारे सामने लाओ। हम तो खून का बदला खून से ही लेंगे। ये सुनकर विजय यादव कांप उठा। उन्होंने अफसोस से सिर हिलाकर इनकार कर दिया और अपनी लंबी मूंछों पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़े और जगदीश सिंह की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरे बेटे ने मर्डर नहीं किया है। जगदीश सिंह ने गुस्से में आगे बढ़कर उनका कॉलर पकड़ लिया। तभी दोनों तरफ के हथियार बंद गार्डों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तभी पंचायत के बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए और उन दोनों के बीच आकर मामला शांत करवाया। ये पंचायत इसलिए नहीं बुलाई गई है कि आप लोग अपनी दुश्मनी को इस तरह सबके सामने दिखाएं। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए और वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। पंचायत के अनुसार सारे सबूत विजय यादव तुम्हारे बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं और उनकी गवाही के मुताबिक तुम्हारा बेटा ही कातिल है। विजय यादव ने खाली नजरों से अपने बगल में बैठे अपने 20 साल के बेटे को देखा, जो जगदीश सिंह के दूसरे बेटे अर्जुन सिंह का जिगरी दोस्त था। वे दोनों अक्सर एक साथ शिकार पर जाया करते थे, मगर वापस लौटते समय ना जाने क्या हुआ कि विजय यादव का बेटा अंश यादव तो सुरक्षित घर आ गया, लेकिन जगदीश सिंह का बेटा वापस नहीं आ सका। उसकी लाश तक नहीं मिली थी। फिर खोजी कुत्तों की मदद से लाश ढूंढकर बरामद की गई और जब ब्लड सैंपल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए तो ये बात साबित हो गई कि विजय यादव के बेटे ने ही उसे मारकर दफना दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो दोस्त थे। तुम बताओ बेटा, वह तुम्हारा दोस्त था, तुम उसे नहीं मार सकते। ये किसी की साजिश है। विजय यादव चिल्लाए तो उनके बगल में खड़ा उनका 20 साल का बेटा अंश यादव ने अपनी नजरें झुका ली। मुझसे गलती से हो गया था। मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये हो गया और यह बात सच है। ये सुनते ही सबको गहरा सदमा लगा। जगदीश सिंह ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और विजय यादव के बेटे अंश यादव पर निशाना साधा। खबरदार, मेरे बेटे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसने मान लिया है ना कि उससे गलती हुई है। विजय यादव का बस नहीं चल रहा था कि वह जगदीश सिंह को वहां से हटा दे। खून का बदला खून है और हत्या का बदला हत्या ही होता है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है।
उसके बावजूद तुम अपने बेटे को बचा रहे हो। जगदीश सिंह की आंखों में जबरदस्त गुस्सा था। उनके दाएं और बाएं बैठे उनके दोनों बेटे भी उनका साथ देते हुए सिर हिला रहे थे और विजय यादव को खौफनाक नजरों से घूर रहे थे। ये फैसला आज ही होना चाहिए। हमें खून का बदला खून से ही चाहिए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं मानेंगे। जगदीश सिंह के बड़े बेटे रौनक सिंह ने भी अपने बाप का समर्थन किया। वे गांव की आधी जमीन के मालिक थे और बाकी आधी जमीन विजय यादव के पास थी। ये दोनों परिवार पहले एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और दोस्ती से रहते थे और उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आज वह एक दूसरे से उलझे हुए थे, एक दूसरे पर खून का इल्जाम लगाते हुए आमने सामने खड़े थे, खून के प्यासे लग रहे थे। जगदीश सिंह, ये फैसला पंचायत को करने दीजिए। और पंचायत ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए और विजय यादव के बेटे के बयान को देखते हुए यह फैसला किया है कि विजय यादव की बेटी को अपने भाई को बचाने के लिए जुर्माने के तौर पर उसकी शादी जगदीश सिंह के बेटे से करा दी जाएगी। वह दुश्मनी खत्म करने के लिए उस लड़की की शादी करवा रहे थे। यह सुनकर जगदीश सिंह के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और विजय यादव की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे उसके वजूद में जान ही ना बची हो। सबकी नजरें अपने भाई के पास खड़ी उस 9 साल की बच्ची पर पड़ी, जो इस मुश्किल समय में अपने भाई का हाथ पकड़े हुए उसे हिम्मत दे रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे बलि का बकरा बनाया जाने वाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वह सिर्फ 9 साल की है। उसकी शादी कैसे हो सकती है? विजय यादव चिल्लाया। ये सुनकर पंचायत के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ठीक है, फिर अपने बेटे या बेटी दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटे को बचाना चाहते हो तो बेटी को कुर्बान करो, और अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटे को बदले में मर जाने दो। यह सुनकर विजय यादव का पूरा वजूद कांपने लगा। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। जगदीश सिंह यही चाहते थे कि वह अपनी आंखों से उसकी हार देख सके, और वह इसमें सफल हो गए थे। जगदीश सिंह के तीसरे बेटे दिव्यांश सिंह ने यह सब सुना। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। भाई तो चला गया, वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन यह सारा नाटक करने की क्या जरूरत है? उसने आगे बढ़कर जगदीश सिंह के कान में धीरे से कहा। तो उन्होंने उसे ऐसी नजरों से देखा जो उसे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थी। तुम्हारा तो खून ही ठंडा हो गया है दिव्यांश सिंह। अगर तुम्हें जरा भी अपने भाई से हमदर्दी होती और प्यार होता तो तुम इस मामले को पंचायत में आने से पहले ही खत्म कर देते और विजय यादव के बेटे को मार देते। यह सुनकर दिव्यांश एकदम खामोश हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। बताओ विजय यादव, क्या तुम्हें यह फैसला मंजूर है? पंचायत के सभी बुजुर्गों ने विजय यादव पर दबाव डालना शुरू कर दिया। विजय यादव ने हैरत से अपनी बेटी को देखा, जो नासमझी से उनकी बातें तो सुन रही थी, पर समझने की कोशिश में बहुत परेशान दिख रही थी। भाई, यह सब क्या कह रहे हैं? अंश यादव ने अपनी मासूम छोटी बहन से यह सुना तो उसका दिल टूट सा गया, लेकिन उसने उम्मीद भरी नजरों से अपने पापा को देखा। पापा, आपका क्या फैसला है? तभी विजय यादव अपनी जगह से उठे, अपने हाथ झाड़े और आगे बढ़कर अपनी इकलौती बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जब तक बेटियां हैं तब तक तुम लोगों की जान बचती रहेगी। ये कहकर उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा जिसका नाम नेहा था। पापा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? नेहा की बात सुनकर विजय यादव का दिल फट गया। बेटा, तुम्हें अब उन अंकल के साथ रहना है। ये बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। आखिरी बात कहते हुए विजय यादव की आवाज कांप गई और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ वहां खड़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया। जगदीश सिंह, क्या आपको अपने बेटे के मर्डर के बदले में विजय यादव की बेटी जुर्माने के तौर पर कबूल है? जगदीश सिंह ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा तो रौनक सिंह ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिव्यांश सिंह अपनी जगह पर उछल पड़ा। पापा, यह जुल्म है। वो सिर्फ 9 साल की है, वह बच्ची है। आप भला उसकी शादी किससे करेंगे? किसी अनहोनी के डर से वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दबे दबे गुस्से से अपने पापा से पूछने लगा। जब जगदीश सिंह की आंखें दिव्यांश सिंह की आंखों से मिली तो दिव्यांश ने तुरंत नजरें हटा ली। दिव्यांश को चुप कराने के लिए उनकी आंखें ही काफी थीं। मुझे यह फैसला मंजूर है। जगदीश सिंह ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए
सामने खड़े विजय यादव की तरफ देखा, जो दुख से झुक रहा था, लेकिन बेटे और बेटी में से बेटे को चुनकर बेटी की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। पंडित को बुलाया जाए। जगदीश सिंह की आवाज सुनकर दिव्यांश सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बच्ची है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? अभी वह शादी लायक। इससे पहले कि वह कुछ कहता, जगदीश सिंह की जगह रौनक सिंह ने आगे बढ़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। पापा का हुक्म तुम्हारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। तुम उनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? वह 19 से 21 साल का नौजवान दिव्यांश, जिसे गांव की पुरानी रस्मों से सख्त नफरत थी, वह अब उसी रस्म का हिस्सा बनने जा रहा था। क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। गांव के लोगों ने नम आंखों से यह दर्दनाक नजारा देखा था। उस वक्त तो नेहा अपने साथ लाई हुई गुड़िया से खेलने में बिजी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया जा चुका है और उसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली है। विजय यादव, तुम अब जा सकते हो। विजय यादव की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। उन्होंने आखिरी बार अपनी जान से प्यारी बेटी नेहा की तरफ देखा और फिर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गए। नेहा, जो अपनी गुड़िया से खेलने में बिजी थी, जब उसने अपने पापा की गाड़ी को जाते देखा तो वह तुरंत कुर्सी से उठी और भागने लगी। तभी वहां खड़ी नौकरानी ने उसे दुपट्टे से खींचकर वापस रोका, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से रोने लगी और उसका घुटना छिल गया था। दिव्यांश सिंह फौरन आगे बढ़ा, उसे कंधों से पकड़ा और कुर्सी पर बिठाया। उसने उसके कपड़े झाड़े और सिर से फिसलते दुपट्टे को ठीक से उसके सिर पर रखा। रोते नहीं है गुड़िया, तुम्हारे पापा भी वापस आ जाएंगे। ये झूठ बोलते हुए दिव्यांश को अच्छी तरह पता था कि वह बच्ची बहल जाएगी, क्योंकि वह तो छोटी बच्ची ही थी जो बहलाने से मान जाती है। जगदीश सिंह ने यह नजारा देखा और मुस्कुरा दिए। शादी की रस्में शुरू की जाए। फिर उन्होंने इशारे से अपने बेटे दिव्यांश सिंह को अपने पास बुलाया। तुम्हारी शादी इस 9 साल की बच्ची से कर रहा हूं। ये खबर नहीं थी, बल्कि एक बम था जिसने दिव्यांश सिंह को हिलाकर रख दिया था। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है, मैं 21 साल का हूं और वह 9 साल की है। हम दोनों में कितना बड़ा फर्क है। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। वह छोटी बच्ची है, वह कहाँ इन जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। दिव्यांश सिंह को ना जाने क्यों उस बच्ची पर बहुत दया आ रही थी और गांव की रस्मों से वह इसीलिए नफरत करता था। बस मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इस बच्ची को वापस भेजकर विजय यादव को यह मैसेज नहीं देना चाहता कि मैं कमजोर हूं। समझे तुम? अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा वीजा फाड़ दूंगा और तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा। दिव्यांश ने खाली नजरों से उन्हें देखा। आप मेरे सपनों की कीमत के बदले में मुझसे यह शादी करवाना चाहते हैं, उसने बोला तो उसे लगा उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आ रही है। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इसे अपनी बीवी बना लो। लोगों की बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपने बेटे अर्जुन का वह हंसता खेलता चेहरा याद है, जिसे उसके दोस्त ने मिट्टी में मिला दिया था। दिव्यांश अचानक चुप हो गया और फिर जगदीश सिंह के इशारे पर चलता हुआ पंडित जी के सामने बैठा था। वो 9 साल की बच्ची नेहा अभी भी अपने हाथ में पकड़ी कपड़े की गुड़िया से खेल रही थी। अंकल, पापा कब आएंगे? उसने पूछा तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। मेरी बात सुनो गुड़िया। वो उसके पास आया। ये अंकल तुमसे जो भी पूछें तुम्हें हाँ में जवाब देना है। ये कहते हुए उसके होंठ कई बार कांपे और कई बार उसका दिल धड़का था। ठीक है। वह मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गई और फिर वहां से उठकर तालियां बजाते हुए गोल गोल घूमने लगी। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जिंदगी बदल गई थी और वह इस बात से बेखबर थी। दिव्यांश ने समाज के सामने उसे अपनी बीवी मान लिया। फिर वह एक झटके में वहां से एक उठा और गाड़ी की तरफ आया। उसने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा और तेजी से गाड़ी भगाकर ले गया। पीछे नेहा के साथ क्या होगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी।
उसके पापा ने तो उसे जीते जी मार ही दिया था। अपने से कई साल छोटी लड़की से शादी करके उसे लग रहा था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार है। गाड़ी सड़कों पर बस दौड़ रही थी और उसका दिमाग जैसे खाली हो चुका था। दूसरी तरफ जगदीश सिंह धीरे धीरे चलकर अपनी गाड़ी में बैठे और हवेली के लिए निकल गए। उन्होंने नेहा को एक नौकरानी के हवाले किया था और उसे कहा था, इसे हवेली तक पैदल लेकर आओ, ये गाड़ी में बैठने के काबिल नहीं है। उन्होंने नफरत से कहा था। ये सुनकर नौकरानी को उस बच्ची पर थोड़ी दया आ गई। फिर वह नौकरानी खड़ी धूप में उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए पंचायत की जगह से कई किलोमीटर दूर हवेली तक ले आई। शाम के 6 बज रहे थे। वह घर के अंदर जा ही रही थी कि बड़ी सिंहाइन वसुंधरा की आवाज ने उसके पैर वहीं रोक दिए। हत्यारे की बहन को मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगी। ये नौकर बनकर रहेगी। इसकी हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं होगी। ले जाओ इसे और काम सिखाओ। इसकी ट्रेनिंग शुरू करो। बड़ी सिंहाइन ने सख्त लहजे में आदेश दिया और नेहा पर जुल्म ढाने का हुक्म दे दिया। नौकरानी ने उसके हाथ से कपड़े की गुड़िया ली और दूर फेंक दी। उसने फर्श पर खूब सारा पानी फैलाया और उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। मुझे फर्श धोना नहीं आता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वह अंकल कहाँ चले गए? उसने रोते हुए चारों ओर देखा और डर के मारे पीछे हटने लगी। नौकरानी ने उसे धक्का दिया। वह फिसलकर गिर पड़ी। उसके सिर पर चोट लग गई और वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी नौकरानी ने उसे झाड़ू से जमीन रगड़कर फर्श धोना सिखाया। वह छोटी बच्ची दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक यही करती रही। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। ठंड के मौसम की सर्द शाम से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। तभी हवेली के सामने एक गाड़ी रुकी और गाड़ी से बाहर निकलते दिव्यांश ने यह दर्दनाक नजारा देखा। वह बुरी तरह भीगी हुई एक तरफ खड़ी थरथर कांप रही थी। क्या हुआ तुम्हें? वो दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर ले गया। ये क्या हाल बना दिया आपने इस बच्ची का? बड़ी सिंहाइन ने मुस्कुराकर उसे देखा। बच्ची नहीं, तुम्हारी बीवी है और अब उसकी यही सजा होगी। इसे हवेली के काम करने के लिए लाया गया है। दिव्यांश ने दुख से अपना सिर हिलाया। मुझे शर्म आती है कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूं, जहां सब लोग जालिम बने घूमते हैं। 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा सुलूक कौन करता है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज दर्द की वजह से बैठ गई थी। खबरदार, यह इसी बर्ताव के लायक है। इसके परिवार ने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ न कहूं। मैं इतनी नरम दिल नहीं हो सकती। बड़ी सिंहाइन ने जब दिव्यांश को डांटा तो उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। उसने तुरंत नौकरानी को बुलाया और उसे वॉशरूम में भेजकर नहाने का आदेश दिया। उसने ड्राइवर से कहकर जल्दी से उसके साइज के कपड़े मंगवाए थे। वो नहाकर बाहर निकली तो उसने वजूद के चारों ओर टॉवल लपेटा हुआ था। वो मासूम सी गुड़िया उस समय दिव्यांश का पूरा ध्यान खींच रही थी। इधर आओ गुड़िया, ये कपड़े पहन लो। ये कहकर वह बाहर निकल गया। जब वह वापस आया तो नेहा कपड़े पहनकर गीले बालों के साथ उसे देख रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। उसने टॉवल से उसके बाल सुखाए और फिर उसके बालों में कंघी करने लगा। एक बार तो वह रो पड़ी। बाल खींचने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें ठंड लग रही है? दिव्यांश ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। और भूख भी। अगला वाक्य सुनकर दिव्यांश हैरान रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि हवेली वालों ने उसे भूखा रखा होगा। 1 मिनट तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। दिव्यांश ने अपने आंसू छुपाते हुए कमरे से बाहर कदम रखा और फिर नौकरानी से खाने के बारे में पूछा। सर, वह खाना तो खत्म हो गया, अब रात के लिए बनेगा, उसमें अभी देर है। नौकरानी ने जवाब दिया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच और जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं वह बनाकर आधे घंटे में कमरे में चाहिए। आर्डर देकर वह वापस कमरे में आया। नेहा कंबल ओढ़े गीले बालों के साथ बिस्तर पर लेटते ही सो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर उसे एक नज़र देखा। उसकी मासूमियत ने उसके दिल पर गहरा असर किया। इसके बाद अगले 2 दिनों तक वह उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं बाहर ले जाता रहा।
जगदीश सिंह और बड़ी सिंहाइन ने सख्त विरोध किया, लेकिन उसने किसी की एक बात नहीं सुनी। उसने बस इतना कहा था, जब शादी मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ की गई है, तो अब मैं जो चाहूं किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसके इस जवाब ने सबको चुप करा दिया। और फिर वह वक्त भी आया जब उसने अपने बैग के साथ एक छोटा बैग तैयार किया। उसमें उसने अपने खरीदे गए सारे कपड़े डाले और उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वह उसे अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा ले जा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यहाँ उसकी बीवी की ना तो इज्जत सुरक्षित है और ना ही वह खुद हवेली वालों के जुल्म देखकर। उसने यह फैसला कर लिया था कि वह उसे अपने साथ कनाडा में रखेगा और उसका ख्याल रखेगा। पता नहीं नेहा की आंखों में ऐसी क्या मासूमियत थी कि वह उस पर अपना दिल हार बैठा था। उसने फैसला कर लिया था कि भले ही वे आगे साथ रहे या ना रहे, लेकिन जब तक वह उसकी बीवी है, उसका ख्याल रखना उसका फर्ज था। फ्लाइट जब उड़ने लगी तो वह उसके सीने से चिपक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छिपा लो प्लीज, वह रो पड़ी। दिव्यांश ने उसका सिर सहलाया और उसे जूस दिया। इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हम नए घर जा रहे हैं, नया देश, समझती हो ना? वह प्यार से उसे बहलाने लगा। और फिर लंबी उड़ान के बाद वे आखिरकार टोरंटो पहुंच गए थे। टोरंटो की सर्द शामें उसके खून को जमा देने के लिए काफी थी। दिव्यांश नेहा को लेकर अपने पापा के दोस्त के फ्लैट में आया, जो उन्होंने दिव्यांश को पढ़ाई के लिए कुछ सालों तक इस्तेमाल करने को दे दिया था। वहां जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वाओ, ये कितना अच्छा है ना? यहाँ कितनी ज्यादा ठंड है, इतने सारे स्वेटर पहनने पड़ते हैं। हीटर ऑन करते ही उसे गर्मी महसूस होने लगी, तो एक एक स्वेटर उतारते हुए उसने दिव्यांश की तरफ देखकर पूछा, मेरे पापा कब आएंगे? वह सवाल जिससे दिव्यांश कई दिनों से बच रहा था, आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। तुम्हारे पापा? वह रुका। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें जरूरी काम है, फिर वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए नेहा को यकीन दिलाया। ठीक है। वह बस इतना कहकर खिलौनों से खेलने में बिजी हो गई। वैसे तुम स्कूल जाती थी? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, शहर के एक स्कूल में जाती थी। पापा ने मेरा वहां एडमिशन करवाया था। मेरे एग्जाम्स भी होने वाले थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मासूमियत से उसे बताने लगी। कोई बात नहीं, मैं यहां तुम्हें नए स्कूल में एडमिशन दिला दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब आराम करो, रात काफी हो चुकी है। सुबह तुम्हारे नए स्कूल की खोज भी करनी है। प्यार से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसने कहा तो वह वहीं बिस्तर पर लेट गई। और जब वह सोफे पर सोने जाने लगा तो उसने उसे पुकारा, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज लाइट जला दीजिए और आप वहां मत सोइए, यहीं सो जाइए। पापा हमेशा मेरे साथ सोते थे, मुझे अपने कंधे पर सुलाते थे। और मैं मम्मा से तो अलग रह ही नहीं सकती थी। पता नहीं ये लोग अब तक क्यों नहीं आए। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। दिव्यांश का दिल एकदम से पसीज उठा। वह आगे बढ़ा और उसके आंसू पोंछे। आपको पता है, मेरी मम्मा मुझे लोरी भी सुनाती थी। यह सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा। अच्छा, पर मुझे तो कोई लोरी नहीं आती। उसने मासूमियत से कंधे उचकाए। कोई बात नहीं, आप बस मेरे सिर को उम कहकर थपथपाना, मुझे अपने आप नींद आ जाएगी। वह 9 साल की बच्ची उसे जिंदगी के कैसे कैसे पाठ सिखा रही थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। थोड़ी देर में उसने किसी पोएम को लोरी की तरह सुनाकर उसे सुला दिया और फिर उठकर चुपचाप सोफे पर लेट गया। जिंदगी उससे यह कैसा इम्तिहान ले रही थी। भगवान ने एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी जिसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह वो उसे प्यार से उठाने लगा। प्रिंसेस, उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में डोनट्स बनाए हैं। वो जो सुबह जल्दी उठकर पास की बेकरी से डोनट ले आया था, उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहा था। वो एकदम से आंखें खोलकर उठ खड़ी हुई। डोनट्स मुझे बहुत पसंद है, मम्मी कभी कभी बनाया करती थी। उसकी हर बात में अपने माँ बाप का जिक्र होता था। ठीक है मेरी प्रिंसेस, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वह कहकर धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह स्कूल बैग लटकाकर बाहर निकली।
वह किसी रुई की गुड़िया जैसी लग रही थी। उसके गाल एकदम लाल अनार जैसे हो रहे थे। बहुत ठंड है। वह अपने हाथों को रगड़कर कहने लगी तो दिव्यांश हंस पड़ा। वह उसे लेकर पैदल ही पास के स्कूल की तरफ निकल गया। उसने सारी जानकारी पहले ही ले ली थी। वह उसे पढ़ाना चाहता था। उसकी आंखों में जो सपने थे वह उन्हें पूरा करना चाहता था और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए जब वह उसे लेकर स्कूल पहुंचा तो उसका एडमिशन हो गया। और जब दिव्यांश उसे छोड़कर जाने लगा तो अजनबी लोगों के बीच वह बहुत ज्यादा रो पड़ी। आप मत जाइए प्लीज। उसके बाजू पर अपना सिर रखें। रोते हुए वह उसे रुकने की रिक्वेस्ट कर रही थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, बस 2 घंटे की ही तो बात है। जैसे तैसे समझाकर वह क्लास से बाहर निकला तो वह गेट के पास खड़ी होकर उसे काफी देर तक देखती रही। दिव्यांश को एकदम से अजीब सा महसूस हुआ। घर आते ही वह अपने कॉलेज के लिए निकल गया और फिर कॉलेज से आधे घंटे का ब्रेक लेकर वह उसे फ्लैट पर छोड़ आया। देखो, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। किसी को जवाब भी मत देना। खाना मैंने फ्रीजर में बनाकर रखा हुआ है, ओवन में गर्म कर लेना। मैंने तुम्हें कल रात को सिखाया था ना कि ओवन कैसे चलाते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया जिससे उसे तसल्ली मिली। कॉलेज में भी सारा दिन उसे नेहा का ही ख्याल आता रहा। घर आते ही उसने उसे आवाजें दी। वह रसोई में नजर आई। रोटियां बनाने की कोशिश में उसने पूरे किचन में गंदगी फैला दी थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये सब नहीं करना। तुम जल भी सकती थी। ये देखो क्या हाल कर दिया रसोई का। वह अपना सिर पकड़कर रह गया। इस पर वह झट से कमरे में गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। अब रोने से क्या होगा? मेरी बात मानती नहीं हो और जब डांटता हूं तो रोने बैठ जाती हो। वह गुस्से में ये कहते हुए गहरी सांस भरकर रसोई साफ करने लगा तो नेहा भी उसकी मदद करने लगी। ऐसे उल्टे सीधे काम मत किया करो, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। रसोई साफ करने के बाद वह मुंह फुलाकर बेड पर बैठी थी। तब दिव्यांश ने उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसे छेड़ा। आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। ये सुनकर दिव्यांश हंस पड़ा और उन दोनों की जिंदगी इसी तरह कटने लगी। नेहा को स्कूल जाते हुए काफी महीने हो चुके थे और जितने महीने उन्होंने साथ गुजारे थे उसमें एक रात भी दिव्यांश ने उसे अपनी बीवी के रूप में नहीं देखा था। ना वह उसे देखना चाहता था। वह छोटी थी, बहुत छोटी थी, और वह उसे कैसे अपनी बीवी मान लेता। बस एक रिश्ते का फर्ज था जिसे वह निभा रहा था। दिन गुजरते गए। वह अब बड़ी हो रही थी। उसमें हो रहे बदलाव दिव्यांश सिंह के ध्यान का पॉइंट थे। उसने इंटरनेट पर लड़कियों में होने वाले बदलावों के बारे में लेख पढ़ रखे थे और फिर एक दिन वह स्कूल न जाने की जिद करने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी अच्छी बच्ची थी और अब तुम इतना चिड़चिड़ापन दिखा रही हो। वह अब 13 साल की होने वाली थी और इन पूरे सालों में दिव्यांश उसके नजदीक तक नहीं गया। वह खुद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। वह हवेली पलटकर नहीं गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बस घर पर ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वह घुटनों में सिर दिए सिसक सिसक कर रोने लगी तो दिव्यांश ने उसके बालों को सहलाया। ठीक है, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसने हर सवाल का जवाब ना में दिया। ये देखकर दिव्यांश का सब्र जवाब दे गया। तो फिर हुआ क्या है? वह झट से कंबल हटाकर मुंह फुलाकर वहां से उठी। बिस्तर पर लगे धब्बे को देखकर दिव्यांश को तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बदलाव ये बात चीख चीख कर कह रहे थे। वह जवानी में कदम रख चुकी थी। दिव्यांश ने गहरी सांस ली और उसे अपने पास बुलाया। उसने उसे अच्छे से समझाया, यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और तुम्हें डरना नहीं है। यह हर लड़की की जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वो मुस्कुराया तो नेहा भी मुस्कुरा दी। दिव्यांश ने उसे ढेर सारी चॉकलेट्स दी जिन्हें पाकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे। वो उसके पास बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खोलकर न सिर्फ खुद खा रही थी बल्कि दिव्यांश को भी खिला रही थी। खुश हो तुम? इस एक सवाल ने दिव्यांश को अपने दिल में अपनी अहमियत का एहसास करा दिया था। मैं बहुत खुश हूं। पता है आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है।
मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे बड़े भाई हैं, सभी बच्चे तारीफ करते हैं। आप मुझे रोज छोड़ने जाते हैं, मुझे नए नए कपड़े दिलाते हैं और स्कूल में सबसे अच्छी चीज मेरे पास होती है। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि यह सब मेरे भाई की वजह से है। आप अब मेरे भाई हैं ना, पर पता नहीं पापा ने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया। वह मासूमियत से अपनी बातें कह रही थी तो दिव्यांश एकदम से चुप हो गया। उन दोनों के बीच 4 साल से गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के दोस्त बनकर रह रहे थे। दिव्यांश ने एक छोटी बच्ची की तरह उसका पूरा ख्याल रखा था, और अब जब असली रिश्ता पूछने का समय आया तो दिव्यांश सोच में पड़ गया। वह उसे क्या जवाब दे? क्या उसे यह बताएं कि वह उसकी बीवी है जो जुर्माने में उसे मिली थी और उसके बाप और भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसे सौंप दिया था? या फिर यह कहे कि उसकी किस्मत ही खराब थी? वह पूरी तरह से उलझ गया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, मैं आपको क्या कहूं? मैंने आपको भाई तो कह दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मेरे भाई हैं। आप मेरे कौन लगते हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? उसने दिव्यांश का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था और प्यार भरे लहजे में पूछ रही थी, मैं बताऊं कौन हूं? वो एकदम से चौंक गया और उसके बालों को सहलाया। प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूं, और सुपर हीरो सब कुछ कर सकता है। अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए वह सारी खुशियां खरीद सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है। बात समझ आई तुम्हें? नेहा ने खुश होकर तालियां बजाई। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे सुपर हीरो। उसने बची हुई चॉकलेट्स को ड्रॉवर में रखा और लॉक लगा दिया। इसे खाइएगा नहीं, मैं कल खाऊंगी। अभी मन भर गया। दिव्यांश हंस पड़ा। वह कितनी भोली और मासूम थी, ये उसे आज अच्छी तरह महसूस हो रहा था। 2 दिन बाद उसका रिजल्ट था और उसका नतीजा बेहतरीन रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिव्यांश ने दिन रात का फर्क किए बिना उसे पढ़ाया था। कभी वह नींद से परेशान हो जाती तो कभी वह थक जाती, लेकिन दिव्यांश ने डटकर उसे पढ़ाया और उसे टॉप करवाया। उस दिन जब उसने अपना रिजल्ट लिया तो उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। एक सपना था जो पूरा हो गया था। उसके स्कूल का सेशन खत्म हो रहा था। वह बहुत खुश थी। दिव्यांश ने पहली बार उसे पार्टी दी और उसे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आया। वह उसे बिठाकर आर्डर देने गया। तभी एक लड़का उसकी खूबसूरती देखकर उसे परेशान करने की कोशिश करने लगा। वह घबराकर रोने लगी और उसे जोर से आवाज देने लगी, सुपर हीरो, सुपर हीरो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी दिव्यांश वहां आया और उसे रोते देखकर एक पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उसके आंसू पोंछते हुए उसने नेहा की उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वहां वह लड़का खड़ा उसे परेशान कर रहा था। दिव्यांश का गुस्सा बेकाबू हो गया। हवेली वालों का खून जोश मारने लगा और उसने आगे बढ़कर उस लड़के को रोक दिया। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और नेहा ने तो रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। दिव्यांश के साथ हुई झड़प को देखकर वह बहुत डर गई थी। वह खाना खाए बिना ही घर वापस आ गए। दिव्यांश की छोटी चोटों को देखकर वह बहुत बेचैन हो रही थी। वो फौरन फर्स्ट एड किट लेकर उसके सामने बैठ गई। वो उसके जख्मों को साफ कर रही थी। बस रोना बंद करो यार, मैं ठीक तो हूं। दिव्यांश जिसे उसे रोते देखकर तकलीफ हो रही थी तो उसने कहा। यह सुनकर उसने जल्दी से उसके होठों पर हाथ रख दिया। सुपर हीरो, तुम तो ऐसे मत बोलो ना, तुम ऐसा कहोगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। दिव्यांश ने ठिठक कर उसे देखा और मुस्कुराया। और तुम क्यों दुखी होगी? वह हैरानी से सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगा। क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तुम नहीं तो मेरी जिंदगी नहीं। दिव्यांश को महसूस हो रहा था कि वह अब बड़ी हो रही है और साथ ही ज्यादा इमोशनल भी। यह लो, दूध पी लो। वह उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। हल्दी वाला दूध, ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? वो वहीं बैठकर उसे गौर से देखने लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं जब कभी गिर जाती थी तो मम्मी मुझे यही हल्दी वाला दूध पिला देती थी और कहती थी कि तुम्हारा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने आज तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराई तो दिव्यांश भी मुस्कुराया। और आगे से कभी मेरे लिए किसी से ऐसे मत लड़ना। क्यों? क्यों ना लड़ूं?
आखिर तुम मेरी सच उसके मुंह से निकलने ही वाला था, लेकिन वह अनायास रुक गया। आखिर तुम मेरी प्रिंसेस हो और मेरी प्रिंसेस को कोई परेशान करे, यह मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आसानी से अपनी बात कहते ही वह खुद भी हैरान रह गया और तब उसे पता चला कि उसके साथ इतने साल बच्चों की तरह गुजारते हुए वह उससे गहरा प्यार करने लगा था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मौसम काफी बदला हुआ था। वह आंखें मलकर रसोई में आया तो वह उसे दिखाई नहीं दी। वह अब इस काबिल हो गई थी कि उन दोनों का नाश्ता बना लिया करती थी। उसे ढूंढते हुए वह बालकनी में आया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर गोल गोल घूमकर बारिश का मजा ले रही थी। ये देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और फौरन नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस वक्त एक गर्म लहर ने उसके अंदर एक नई तपिश भर दी। क्या कर रही हो तुम यहां पर? चलो अंदर आओ, आओ भीग जाओगी तुम। वो उसे लेकर अंदर आया। देखो मैंने कहा था ना, तुम बीमार पड़ जाओगी, अपना ख्याल नहीं रखती। तुम कपड़े चेंज करो उसके भीगे कपड़ों से। बड़ी मुश्किल से नजरें हटाते हुए उसने कहा और अपना चेहरा फेर लिया। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली, लेकिन तब तक उसका काम हो चुका था। छींकों पर छींके मारकर वह बेहाल हो गई। तुम्हें मना किया था ना कि यह सब मत किया करो। इसके बावजूद भी वह उसे डांटने लगा तो नेहा मुस्कुरा रही थी। बहुत डीठ हो गई हो तुम। हाँ, उसने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए और फिर उसे हाथ में दवाई पकड़ा दी थी। अब इसे खाओ, वरना कल कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वह बहुत होशियार थी, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई। वह पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे और इस दौरान उसे एक बार भी दिव्यांश सिन्हा ने छूने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन अब उसका दिल जैसे मचलने सा लगा था। उसकी खूबसूरत जवानी उसे आकर्षित करने लगी, लेकिन इससे पहले उसे विश्वास में लेना था। वह उसकी बीवी थी, उसका उसके साथ कानूनी रिश्ता था, लेकिन उसे मानसिक तौर पर नेहा को पहले तैयार करना था ताकि उसे यह सब कुछ अजीब ना लगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा के सिर में दर्द होने लगा। तभी दिव्यांश का फोन बजने लगा। दिव्यांश दिव्यांश उसने बहुत बार उसे आवाज दी, लेकिन शायद वह किचन में बहुत बिजी था। उसने सिर दर्द के साथ कॉल उठाया। दूसरी तरफ कोई औरत थी। कौन हो तुम? वही हो ना नेहा, विजय यादव की बेटी। दिव्यांश ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। उसे शर्म नहीं आती? जुर्माने में आई लड़की को अपने साथ घुमा रहा है। तुम्हारी हैसियत तो किसी नौकरानी से भी कम है। दिव्यांश को फोन दो। मैं उसे कहूंगी कि वह वापस आए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी मां से इतना नाराज ना रहे। फोन दे उसको। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी तो नेहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। दिव्यांश सुपर हीरो वो हकलाने लगी। शब्द बड़ी मुश्किल से उसके होठों से निकल रहे थे। दिव्यांश उसे यूं रोते देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ से फोन लेकर उसने कान से लगाया। मम्मी, आपने नेहा से क्या कहा है? वह बहुत रो रही थी। तभी उसकी मां ने उसके सिर पर धमाका किया। मैंने उससे कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। दिव्यांश के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। कमरे में सूप के जलने की खुशबू फैल गई। वह लड़खड़ाते कदमों से किचन में गया और गैस बंद किया। जो बात वह उसे खुद बताना चाहता था, वह उसकी मां ने उसे इस कदर बुरे लफ्जों में बताई थी कि शायद अब नेहा कभी उसके ऊपर और अपने रिश्ते पर भरोसा ही नहीं कर सके। वो क्या कह रही हैं? पहली बार नेहा ने उससे बदतमीजी की थी। कुछ भी तो नहीं। तुम छोड़ो ना। दवाई खाई तुमने? दिव्यांश ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बड़ी मुश्किल से उससे पूछा तो उसने उसका कॉलर अपने हाथों में जकड़ लिया। बताते क्यों नहीं हैं आप? कौन हैं आप? मैं कौन हूं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप मुझे पापा के पास क्यों नहीं ले जाते? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? वह जोर जोर से चिल्लाते उससे पूछने लगी तो दिव्यांश ने एक नज़र उसे देखा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था नेहा। नेहा ने फौरन से उसकी बात काट दी। क्या बताने वाले थे? और क्या बताएंगे आप मुझे? कौन है आप? मैंने कई बार अपने और आपके रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन कभी आपने सुपर हीरो तो कभी बिग हीरो कहकर मुझे कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप कौन हैं मेरे? वह जोर जोर से चिल्लाते हुए उंगली उठाकर उससे सवाल करने लगी।
दिव्यांश की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सामान नीचे गिराया। कमरा शोर से गूंज उठा। नेहा एकदम से चुप होकर उसकी आंखों में तैरती लाली को देखकर पीछे की तरफ हट गई। वह उसके करीब आया तो वह डर के मारे दीवार से जा लगी। कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, समझी तुम? क्या? नेहा की आंखें हैरत से फैल गई। ये बिल्कुल सच है। 9 साल की थी तुम जब तुम्हारे भाई ने मर्डर किया मेरे भाई का। उसके बदले में जुर्माने के तौर पर तुम्हें दिया गया था ताकि तुम्हारे बाप और भाई का खून ना हो सके। हवेली वालों ने तुम पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए, तुम्हें उनसे दूर ले जाने के लिए तुम्हें यहां ले आया। यहां स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है। बिल्कुल वैसे उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहने लगे। जब तुम बीमार होती हो तो मेरी जान पर बन आती है। तुम्हारा दुखी रहना मेरी आत्मा को चोट पहुंचाता है। मैंने हर मौके पर तुम्हारा ध्यान रखा कि तुम्हारी हंसी तुम्हारे होठों से कभी दूर ना जाए, कोई दुख कभी तुम्हारे पास ना आए। मैंने तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह संभाल कर रखा। मुझे मालूम था कि अगर तुम गिरोगी तो टूट जाओगी। मैंने हर समय तुम्हें टूटने से बचाया और अपनी ख्वाहिशों को रोक कर रखा। तुम सिर्फ 9 साल की थी। मैं तुमसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे बना सकता था? मैं 21 साल का पूरा जवान था। तुमसे दूर कैसे रहता? लेकिन मैंने यह सब कुछ किया। तुम्हारी खातिर नेहा की सिसकियां तेज हो गई। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज उसे यह पता चला कि उसका सुपर हीरो, जिसे वह बचपन से देखती आई है, कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। अगर तुम्हें यह रिश्ता पसंद नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ बेहतर जिंदगी बिताना चाहती हो, तो मैं तुम्हें अलग होने की इजाजत दे दूंगा। वह एक झटके से सीधी हुई और तुरंत दौड़कर उसके पास आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। भगवान की कसम, दिव्यांश ऐसा मत कहिए। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। सुपर हीरो के रूप में आप मेरे रक्षक हैं। आपने मुझे इस बुरी रस्म से बचाया, मुझे नौकरानी बनने से बचाया। आपने मुझे समझदारी दी, शिक्षा दी, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूं। मैं पहले दिन से आपसे प्यार करती हूं, लेकिन इस प्यार को मैंने अपने दिल में छिपाए रखा। कहीं आपको बुरा ना लग जाए, आप गलत ना समझ लें, आप मुझसे दूर ना चले जाएं। लेकिन आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? उसने रोते हुए पूछा। दिव्यांश भी उसके साथ जमीन पर बैठ गया और अब उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछ रहा था। दोनों की आंखें बरस रही थी, क्योंकि मैं इस रिश्ते को हम दोनों के बीच साफ साफ बताकर तुम्हें और खुद को इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। कई बार मेरा दिल धड़का, कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं तुमसे अपना हक लूं, लेकिन नहीं। मैंने खुद को रोका। क्या मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करके? क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसने बेबसी से पूछा। वह तड़प कर सीधी हुई और अगले ही पल उसके गले लगकर उसके सीने से चिपक गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आप मेरे सुपर हीरो हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे पति हैं। और आखिरी बात कहते हुए उसकी जुबान अटक गई। दिव्यांश रोते रोते हंस पड़ा। शुक्र है, बच्चों की तरह पालने के बाद तुमने मुझे पापा कहने के बजाय हस्बैंड तो माना, वो शरारत से बोला। यह सुनकर नेहा खुलकर हंस पड़ी। दिव्यांश ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया और उसे अपने पास खींचा। उसने उसकी आंखों में देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो गहरे जज्बात के साथ बोला। नेहा ने सिर झुका दिया। और मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। आपने हमारे गांव की गंदी परंपराओं को मेरी जिंदगी से दूर किया और मुझे नई जिंदगी दी। अगर मैं पूरी जिंदगी आपके पांव धोकर भी पी लूं, तो भी मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका सकती। वह रो रही थी, हंस रही थी और दिव्यांश के दिल में अपनी जगह बना रही थी। दिव्यांश ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसके दोनों गालों को प्यार से थपथपाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी में हमेशा रखना चाहता है। हम हवेली जाएंगे, हम अपना रिश्ता उनके सामने मंजूर करवाएंगे।
और देखना वो तुम्हें अपनी बहू मान लेंगे। दिव्यांश ने प्यार से नेहा का सिर अपने सीने से लगाकर कहा। इसके बाद नेहा भी खुश हो गई और पूरे 1 हफ्ते बाद वे दोनों वापस लौट आए। हवेली पहुंचने से पहले दिव्यांश ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मैं अपनी बीवी के साथ वापस आ रहा हूं। अगर आप लोग हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं तो अगर आपको जुर्माने के तौर पर आई लड़की मेरी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं है तो मैं पूरी जिंदगी उसके साथ यहीं गुजार दूंगा, लेकिन हवेली वापस नहीं आऊंगा। फैसला आपका है। अगर आप अपने बेटे को खुश और अपने पास देखना चाहती हैं तो मैं अपनी बीवी के साथ हवेली वापस आ जाता हूं। मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसे हवेली की नौकरानी बनने दूंगा। जो हुआ उसमें ना कल उसकी गलती थी और ना ही आज उसकी कोई गलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं तो आपको उसे मेरी बीवी के रूप में स्वीकार करना होगा, नहीं तो मैं नेहा के साथ पूरी जिंदगी यहीं गुजारूंगा। दिव्यांश ने सख्त आवाज में अपनी मां से कहा। उसके शब्दों की सख्ती से बड़ी सिंहाइन समझ गई कि वह जो कह रहा है उस पर अमल करेगा। बेटे की बात सुनकर वो तड़प उठी। उन्होंने कहा, मैं सबको मना लूंगी, बस मेरे बेटे तुम वापस आ जाओ। तुम्हें यहां से गए 10 साल हो गए। तुम्हारा चेहरा देखने को मेरी बूढ़ी आंखें बेचैन हो गई हैं। अब हमारे पास लौट आओ। अब और ज्यादा मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। पता नहीं कितनी जिंदगी बची है। मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हम उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। बस तुम वापस आ जाओ। उनके वादा करने के बाद वह खुशी खुशी नेहा को लेकर वापस आ गया। दिव्यांश और नेहा के वापस आने की खबर सुनकर विजय यादव भी बेचैनी से अपनी बेटी को देखने के लिए जगदीश सिंह से माफी मांगकर उनके घर पर मौजूद थे। जब वे दोनों अंदर आए तो उन पर फूलों की बारिश की गई। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। पूरी जिंदगी आपका एहसान मानूंगा कि आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। विजय यादव ने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटी की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं स्वार्थी हो गया था, उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। नेहा ने एक बार अपने पति की तरफ देखा और उसकी आंखों का इशारा समझकर अपने पापा और रिश्तेदारों के गले लग गई। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बड़ी सिंहाइन और जगदीश सिन्हा ने भी उन दोनों को माफ कर दिया था, और क्यों ना करते, उन्होंने इस रिश्ते को आखिरी हद तक निभाया था। हवेली में खुशी के गाने बज रहे थे और अब उन दोनों की पूरी सहमति से दोबारा शादी करा दी गई। वह लाल कढ़ाई वाले जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्यांश कमरे में आया तो बेड पर बैठी नेहा ने अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। दिव्यांश उसके पास बैठा और प्यार से उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाए। नेहा की पलकें झुकी हुई थीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। लाल कढ़ाई वाले जोड़े में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। बहुत इंतजार करवाया तुमने, उसने नेहा के दोनों हाथ थामकर प्यार से कहा। तो नेहा ने धीरे से पलकें उठाकर उसे देखा, पर चुप रही। कुछ कहोगी नहीं? दिव्यांश ने उसकी खामोशी से तंग आकर पूछा। उसके चेहरे पर खामोशी और मुस्कान थी। क्या कहूं? नेहा ने धीरे से पूछा। यह कि तुम खुश हो ना? तुम्हें मेरी उम्र में बड़ा होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेहा, मैं तुमसे पूरे 12 साल बड़ा हूं। अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं है तो अभी बता दो। दिव्यांश ने दिल में दबे डर को जुबान दी और धड़कते दिल से नेहा की तरफ देखने लगा। उसे यह बात परेशान कर रही थी कि कहीं वह उम्र के फासले पर ऐतराज ना करे। सुपर हीरो, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे पाला। आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। इतने साल आपकी बीवी आपके साथ थी और बच्चों की तरह आपसे सेवा करवा रही थी, जबकि पत्नियां तो खुद पतियों की सेवा करती हैं। नेहा शर्मिंदा होकर बोली। दिव्यांश उसके जवाब पर हैरान हुआ। ओह, तुम्हें पता है पत्नियां पतियों की सेवा करती हैं? वह हैरत से पूछने लगा। दिव्यांश, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं 9 साल की छोटी बच्ची नहीं हूं जिसे कुछ पता नहीं होगा। अब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूं। नेहा ने कहा। ओहो, तो क्या क्या पता है तुम्हें? उसकी थोड़ी ऊपर उठाकर दिव्यांश ने मजे लेते हुए पूछा। उसके शरारती अंदाज पर उसने शर्माकर नजरें झुका ली।
दिव्यांश ने जेब से मखमली डिब्बी निकालकर उसे खोला, जिसमें सोने के कंगन थे। उसने कंगन निकालकर नेहा के दोनों हाथों में पहनाए, फिर उसके हाथों को प्यार से थामा तो नेहा शर्म से लाल होकर हल्के से कांपने लगी। लेकिन अगले ही पल दिव्यांश की खुली बाहें देखकर उसके सीने से लग गई। आई लव यू दिव्यांश, उसने उसके कान में फुसफुसाते हुए प्यार से कहा। तो वह खुशी और मस्ती से उसका माथा चूमकर उसके सीने पर सिर रख चुकी थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, दिव्यांश जैसा आदमी हो तो फिर जिंदगी यहीं स्वर्ग बन जाती है, जैसे नेहा की बन गई थी। दिव्यांश ने बहुत प्यार से उसे अपने साथ रहने का भरोसा दिलाया और कहा वह हर पल उसका ख्याल रखेगा और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अगर वह यह सब नहीं भी कहता तो भी इस वक्त उसे उस पर पूरा विश्वास था। वह जानती थी कि दिव्यांश से बढ़कर उसका ख्याल रखने वाला, उससे प्यार करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन दोनों का रिसेप्शन था, जिसका इंतजाम बहुत शानदार तरीके से किया गया था। सारे गांव वाले हैरान थे, पंचायत वाले हैरान थे। पहली बार किसी जुर्माने के तौर पर आई लड़की की शादी हुई थी और उसका रिसेप्शन इतनी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा था। सब गांव वालों ने नेहा की किस्मत की तारीफ की थी। नेहा को दिव्यांश जैसा प्यार और सम्मान देने वाला पति मिला, जिसने बदले में आई लड़की को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया और पूरे गांव में उसकी इज्जत करवाई। आज उन्हीं दोनों का रिसेप्शन था। इन सब से बेखबर नेहा और दिव्यांश स्टेज पर बैठे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नेहा ने सुनहरे रंग का लहंगा पहना था, साथ में भारी गहने और खूबसूरत मेकअप किया था। दिव्यांश को वह किसी आसमान से उतरी परी जैसी लग रही थी। दिव्यांश सब कुछ भूलकर बार बार बस उसे ही देखे जा रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची की वह छोटी बनाता था, नाश्ता खिलाता था और स्कूल छोड़ने जाता था, आज वह उसकी बीवी बन चुकी है। उसने जब प्यार से नेहा की तरफ देखा तो नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, आप सामने भी देख लीजिए, सब लोग आपको ही देख रहे हैं। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी खूबसूरत बीवी को देखना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कसकर गले लगा लूं। दिव्यांश जज्बाती होकर बोला। नेहा की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। खबरदार, जो ऐसा किया। वह तुरंत घबराकर बोली, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें पास से देखना और महसूस करना चाहता हूं। पता नहीं हम कमरे में कब जाएंगे, कम से कम एक बार तुम्हें गले तो लगा लूं, तुम्हारी तारीफ तो कर दूं। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। दिव्यांश, आप पागल हो गए हैं। सब लोग हमें देख रहे हैं। और देखिए, माँ तो गुस्से से मुझे घूर रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, पर उनको आपकी गलती नहीं दिख रही, वह मुझे घूर रही है, जैसे यह सब कसूर भी मेरा हो। माँ को छोड़ो, इस वक्त तुम्हें अपने पति की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों की फिक्र है। इस वक्त मुझे क्या चाहिए, यह समझो। तुम ऐसा करो, अपने सिर पर हाथ रखकर थोड़ा दर्द वाला चेहरा बनाओ, ताकि मैं सबसे कहूं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और सिर में तेज दर्द है। फिर मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊंगा। उसने तुरंत एक बहाना सोचा और बताया, क्या हो गया दिव्यांश, आप पागल हो गए हैं? मेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। खबरदार, अगर आपने किसी से कुछ भी झूठ कहा तो नेहा जब तुम छोटी थी तब ठीक थी, मेरी बात मानती थी। अब तो तुम मेरी बात ही काटने लगी हो। दिव्यांश थोड़ा चिढ़कर बोला तो नेहा हंसने लगी। उसे हंसते देख वो भी मुस्कुरा दिया। बस थोड़ी देर की बात है, सामने देखिए, और मैं पूरी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। नेहा ने हंसते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। सोचना भी मत कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी खुद से दूर करूंगा। दिव्यांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सब देख रहे हैं, मेरा हाथ तो छोड़िए। नेहा शर्मिंदगी से बोली, अरे क्या हो गया, हाथ ही तो पकड़ा है, अब इस पर भी रोक लगाओगी क्या? वह हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्यांश ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़े रखा। सामने बैठी बड़ी सिंहाइन अपने बेटे का यह प्यार देखकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। मजबूरी में उन्होंने नेहा को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बेटे का यह पागलपन देखकर उन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी। पर उन्हें एक बात समझ आ गई थी,
उन्हें नेहा के साथ अच्छा बर्ताव करना है। अगर उन्होंने नेहा के साथ जरा भी बुरा बर्ताव किया तो उनका बेटा उसे लेकर तुरंत यहां से चला जाएगा। इसलिए उन्होंने नेहा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह उनके होने वाले पोते पोतियों की मां थी, इसलिए उन्होंने यह कड़वी बात स्वीकार कर ली। जैसे तैसे रिसेप्शन खत्म हुआ। दिव्यांश उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया। वह भी शर्माती हुई दिव्यांश के पीछे खींची चली गई। दिव्यांश का यह दीवानापन देखकर उसे खुद पर गर्व हो रहा था कि भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला पति दिया, जिसके साथ उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी।